वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। तो चलिए इन्हीं पंक्ति के साथ आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और नन अदर देन भगत सिंह यानी स्टोरी ऑफ भगत सिंह के बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि बात करें तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। लेकिन प्रचलित है कि बहुत तात्कालिक अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर सन 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। पिता सरदार सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर। इनका जन्मभूमि बंगागांव पश्चिमी पंजाब में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भी की थी। वर्ष 1922 ईस्वी की बात करें तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका हिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाला नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर सन 1924 ईस्वी को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाली पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब इनसे रहा न गया।
एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए थे। उधर चंद्रशेखर आजाद के पास डीवी स्कूल के चहरदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर सन 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर पर मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3 से 4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, यदि आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था। यदि आगे हम बात करें कि असेंबली में बम फेंकने वाली घटना के बारे में, तो भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपनी विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक सा था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही इन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई भी खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंच जाए। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुआं से भर गया था। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या ही लज्जत है कि रग रग से यह आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे, जब तक जान बिस्मिल में रहे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह जेल में करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में भी एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था व्हाई आई एम
एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने करीब 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। यदि आगे बात करें तो 26 अगस्त सन 1930 ईस्वी को अदालत ने भगत सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर सन 1930 ईस्वी को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई थी। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी सन 1931 ईस्वी को रद्द कर दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी सन 1931 ईस्वी को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी सन 1931 ईस्वी को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी सन 1931 ईस्वी को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। यह सब कुछ भगत सिंह के इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च सन 1931 ईस्वी शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उन्हें फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों क्रांतिकारी मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आ गए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीरों के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी जी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उन्हें बचा लिया। यदि आगे बात करें कि किस तरह का व्यक्तित्व था भगत सिंह का, तो जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि यानी कि पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी में एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी
और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामे लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को भी एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से उनकी पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने वह अपनी कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। ये पंक्ति थी भगत सिंह की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। यदि वीडियो के अंत में हम बात करें उनके ख्याति और सम्मान के बारे में, तो उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत में पेरियार ने उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथिस्ट, पर अपने साप्ताहिक पत्र उदय आरसू के 22 से लेकर 29 मार्च सन 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवानी के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्रों को भी प्रेरित किया। भगत सिंह को लेखन के प्रति काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि भगत सिंह ने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके अलावा उन्होंने असेंबली बम कांड पर वक्तव्य, भारत में क्रांति की आवश्यकता, विद्रोही, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद और क्रांतिकारी कार्यक्रम का प्रारूप जैसी अनेक रचनाएं भी लिखी है। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से काफी प्रेम करते थे। उन्होंने भगत सिंह को फिल्म देखने से सख्त मना किया था, क्योंकि ये चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि फिल्म हमारे चरित्र को प्रभाव करता है, और उन्होंने भगत सिंह को इसके लिए साफ मना ही की थी। भगत सिंह को रसगुल्ला बेहद ही पसंद थे। और आज के वीडियो का अंत हम भगत सिंह के ही एक शायरी से करते हैं, जिसे सुन इश्क भी इनकलाब हो जाए। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं जरूर लिखें, जरूर बतावें।
फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप समूह से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। What?